हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जागरण ISPCS। ये 26 में इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस है। यहाँ पे जो भी न्यूज आर्टिकल्स यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। हम इन न्यूज आर्टिकल्स के शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जो इनके समरी होते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम हेडलाइंस को देख लेते हैं। ये फ्रंट पेज है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने ये कहा है एक इवेंट के दौरान कि जो हमारे यहाँ इकॉनमी को लेकर के जो चर्चा हो रही है और उसके रिलेटेड जो निगेटिव चर्चा हो रही है वो बहुत ज़्यादा ही पेसिमिस्ट है और उतना ज़्यादा फेयरफुल नहीं होना चाहिए। बिकॉज हमारा जो कंट्री का इंटरनल इकोनॉमिक सिचुएशन है वो रोबस्ट है और ये जो स्थिति आई है वो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल सिचुएशन के वजह से आई है। तो फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज, इसको लेकर के जो डिस्कशंस है उसी से रिलेटेड ये न्यूज आर्टिकल्स है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल एक्सप्लेन्ड पेज से है और इसमें बताया गया है कि जो रुपी डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब कि रुपी जो वीक हो रहा है, तो उसके लिए आरबीआई क्या कर सकती है। और आरबीआई के लिए दो ऑप्शंस होते हैं कि रुपी को डिफेंड करना या डिफेंड नहीं करना। तो दोनों सिचुएशंस में क्या ऑप्शंस हैं, क्या लिमिटेशंस है, वो इस आर्टिकल में बताया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल दिल्ली पॉल्यूशन और डस्ट, इससे रिलेटेड है। कल इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल छपा था जिसमें बताया गया था कि दिल्ली पॉल्यूशन का मेजर रीजन है वो डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स है। सो जो क्या सॉल्यूशंस है उसके लिए इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल नेशन पेज से रिलेटेड है और अभी क्वाड जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग होने वाली है। सो ये न्यूज़ में है तो हम इसमें देखेंगे क्वाड क्या है और अभी जो क्वाड मीटिंग होने वाला है तो उसके इम्पोर्टेंट डिस्कशंस क्या है उसमें होने वाले हैं, हम इसमें देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल है यूएस और क्यूबा के बीच जो रिलेशन है। यूएस के द्वारा इकोनॉमिक सैंक्शंस जो डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर लगाए जाते हैं, तो इन सैंक्शंस का कितना इफेक्ट हुआ है और क्यूबा किस तरह से इफेक्ट हुआ है, सो इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। सो ये था अभी तक का जो आर्टिकल्स, इधर जो आपको जानने चाहिए या फिर वो आर्टिकल जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट न्यूज आर्टिकल से जो कि एक्सप्लेन पेज से लिया गया है। इसमें जो रुपी वीक हो रहा है तो आरबीआई क्या कर सकती है और आरबीआई के लिमिटेशंस क्या है, सो इस न्यूज आर्टिकल में ये सब डिस्कस किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं एक्सचेंज रेट आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे, मार्केट सप्लाई और डिमांड पे डिपेंड करता है। मतलब कि अगर मार्केट में डॉलर का डिमांड बढ़ रहा है, मतलब कि लोग लाइन में खड़े हैं रुपयों को लेकर के डॉलर में बदलने के लिए, मतलब कि डॉलर का डिमांड ज़्यादा है तो रुपी जो है डॉलर के अगेंस्ट वीक होगा। अभी सिचुएशंस क्या है, जो अभी रुपये का वीक होना है जो मेन रीज़न दिया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे, वो अपने मनी जो है वो लेकर के बाहर जा रहे हैं, जिससे डॉलर का डिमांड जो है बढ़ गया है और इस वजह से रुपी वीक हो रही है। अब जैसा कि आप इकोनॉमी में पढ़ते होंगे, आरबीआई इसके लिए इंटरवीन करती है। आरबीआई के पास जो डॉलर होते हैं, जो फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर होते हैं, उसको स्पेंड करती है, उसको मार्केट में सप्लाई करती है, जिससे डॉलर का डिमांड जो बहुत ज़्यादा होता है वो डिमांड जो है आरबीआई के द्वारा न्यूट्रलाइज किया जाता है और इस वजह से फिर जो एक्सचेंज रेट का जो सिस्टम है उसको फिक्स किया जाता है। बट आरबीआई का एक प्रयास हमेशा ये रहता है कि जो एक्सचेंज रेट है उसको किसी फिक्स्ड वैल्यू पे फिक्स ना कर दिया जाए, बल्कि जो एक्सचेंज रेट है वो स्टेबल रहे। कहने का मतलब कि अगर आरबीआई ये नहीं चाहती है कि एक्सचेंज रेट जो है 90 पे ही फिक्स कर दिया जाए, बट आरबीआई ये प्रयास करती है कि ये जो एक्सचेंज रेट है, मतलब कि $1 अगर 90 रुपीज़ के इक्वल है तो ये सडनली फ्लक्चुएट ना करे। मतलब कि ये 90 से अचानक से 70 ना हो जाए, 19 से अचानक से ये 100 105 ना हो जाए। मतलब कि आरबीआई का हमेशा प्रयास रहता है कि ये एक्सचेंज रेट जो है स्टेबल रहे, ऑर्डर में रहे। वो ऐसा इसलिए कि अगर एक्सचेंज रेट अगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होते हैं तो हमारे जो इम्पोर्टर्स हैं या एक्सपोर्टर्स हैं उनमें जो प्राइस होगा, जिस दाम पे वे इंपोर्ट करते हैं या जिस दाम पे वे बेचते हैं, जिस प्राइस पे बेचते हैं, सो उनमें ये केओस जैसा आ जाएगा, कभी कुछ प्राइस कभी कुछ प्राइस। सो ये पूरा इकोनॉमी पे जो परसेप्शंस है
जो इन्वेस्टर्स का परसेप्शंस है वो फिर इम्पैक्ट होगा। इसलिए आरबीआई का ये प्रयास रहता है कि ये एक्सचेंज रेट जो है हमेशा स्टेबल रहने चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि क्या ये आरबीआई जो डॉलर का सप्लाई करती है क्या अनलिमिटेड कर सकती है? तो इसमें कुछ बातें हैं। वो है जो हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होता है उससे हम क्या करते हैं, जो डॉलर हमारे पास होता है उससे हम इंपोर्ट करते हैं। सो आरबीआई ये हमेशा सुनिश्चित करती है कि जो हमारे पास डॉलर है वो 10 मंथ के इंपोर्ट के लिए सफिशिएंट होनी चाहिए, मतलब कि उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो आरबीआई के पास एक ये लिमिटेशंस है। दूसरा, इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो हमारे यहाँ फॉरेक्स रिजर्व है आरबीआई के पास, उसमें से जो डॉलर या दूसरे करेंसी है वो जो है ज़्यादातर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के द्वारा हमारे यहाँ आते हैं, न कि एक्सपोर्ट के द्वारा। हमारे यहाँ दो तरह से जो फॉरेन करेंसी वो आ सकते हैं, आइदर हम सामान को जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें बेचें या फिर बाहर से लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। सो ये दो तरीका होता है। बट जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है वो लार्जली फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा अक्यूमुलेट होता है, न कि एक्सपोर्ट के द्वारा। जबकि चाइना का ये सिचुएशन जो है हमारे से बिल्कुल डिफरेंट है। वहाँ जो है एक्सपोर्ट सरप्लस रहता है, हमारे यहाँ आप जैसा जानते होंगे कि ट्रेड डेफिसिट रहता है। सो ये फॉरेक्स रिजर्व जो है मेनली फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा लाए जाते हैं। और अभी का हाल ये है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है वो अपने पैसे जो है वापस ले जा रहे हैं। सो जिस फॉरेक्स रिजर्व के सहारे हम हैं, मतलब कि फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई सप्लाई करेगी और उससे फिर न्यूट्रलाइज किया जाएगा, तो वही जो है अभी एक कंसर्न है। सो फॉरेक्स रिजर्व को अनलिमिटेड सप्लाई किया जाना आरबीआई के द्वारा, इसमें भी एक लिमिटेशंस है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है इस आर्टिकल का, उसमें कहा गया है कि क्या रुपीस को वीक होने दिया जाए और इसका ट्रू वैल्यू हम फाइंड करें। सो इसके लिए जो आर्गुमेंट या इसके अगेंस्ट या इसके फेवर में जो आर्गुमेंट दिया गया है उसमें बताया गया कि हमारे यहाँ जो ये परसेप्शंस है कि रुपी को वीकर होने दिया जाए तो एक्सपोर्टर्स जो है उनके लिए अच्छा होगा, मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ को हमारे जो गुड्स है वो चीपर महसूस होंगे और उसके वजह से एक्सपोर्ट बढ़ेगा। बट इस आर्टिकल में बताया गया है कि हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट होता है उसमें लगभग 40% जो वस्तुएं हैं वो जो है इम्पोर्टेड गुड्स को प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जाता है। तो जहाँ आप सोच रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, वहाँ जो इम्पोर्टेड गुड्स है उसके लिए भी तो हमें ज़्यादा पे करना होगा। सो फिर ये थ्योरी जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट ये दिया गया है, एक्सपोर्ट करता है तो दूसरे कंट्रीज़, प्रायः ये देखा गया कि इंडिया जो है प्राइसेस टेकर है, मतलब कि दूसरे कंट्रीज़ के द्वारा प्राइस सेट किए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जैसे कि हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सपोर्ट जो है चीप हो जाएगा। सो बाहर से लोग ये कहेंगे कि चूंकि अभी रुपीस जो है वीक है और आपको ज़्यादा फायदा हो रहा है इसलिए आप जो है प्राइसेस कम कर दीजिए। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि प्राइसेस जो है, हम प्राइसेस के सेटर नहीं है, हम प्राइसेस के टेकर हैं। मतलब कि बाहर से प्राइसेस जो है सेट होते हैं, बिकॉज एक्चुअली खरीदना तो बाहर वालों को है। उसके बाद ये बताया गया है कि जो एक्सपोर्टर्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि रुपी जो है और आगे वीक होगी तो हम डॉलर जो हमारे पास आएगा उसको डिले करते हैं, मतलब कि हम पेमेंट जो है थोड़े दिनों बाद अगर लेते हैं तो रुपीज़ और वीक होगी तो हमारे पास और ज़्यादा हमें फ़ायदा होगा। सो इससे जो डिले है वो बढ़ता है और डॉलर की डिमांड और ज़्यादा बढ़ती है, जिससे कि रुपी और ज़्यादा वीक होता है। उसके बाद जो सबसे लास्ट में ये बताया गया है कि जो हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, अगर ये मार्केट कंडीशन हमारे यहाँ है कि रुपी वीक हो रहा है तो फिर बाहर से इन्वेस्टर और कम इन्वेस्ट करेंगे। सो कम इन्वेस्ट करेंगे तो वही तो अभी समस्या की जड़ बन रही है और फिर रुपी जो है और ज़्यादा वीक होगा और ये विशियस साइकिल ऐसे ही चलता जाएगा। सो ये दोनों जो आर्गुमेंट है कि आइदर आरबीआई के द्वारा क्या अनलिमिटेड सप्लाई किया जा सकता है डॉलर का, या फिर हम रुपी को वीक होने दें और इसका ट्रू वैल्यू फाइंड करें, तो दोनों के क्या लिमिटेशंस है इस आर्टिकल में बताया गया है।
सो ये आर्टिकल पूरा जो है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एडिटोरियल पेज का है। इंडियन एक्सप्रेस में कल एक आर्टिकल छपा था जिसमें ये बताया गया था कि जो दिल्ली में पॉल्यूशन है उसका जो मेन वजह है, जैसा कि हम पहले समझते थे कि जो एमिशंस है, व्हीकल पॉल्यूशंस है, इंडस्ट्रीज से जो एमिशंस है वो मेन वजह है। बट कल एक सर्वे के द्वारा ये बताया गया है कि जो दिल्ली का मेन पॉल्यूशन है वो डस्ट की वजह से है, मतलब कि छोटे छोटे पार्टिकल्स। और उसकी वजह ये बताई गई है कि दिल्ली में जो रोड्स हैं, आप जैसा कि देखते ही होंगे कि बहुत ही पुअरली कंस्ट्रक्टेड है। टूटे फूटे रोड आपको बहुत सारे जगह देखने को मिल जाएंगे और जो कंस्ट्रक्शन है उससे बहुत ही ज़्यादा डस्ट जो है पॉल्यूशन होता है। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट मेजर्स लेती है, पानी का छिड़काव करती है, स्मोक गन्स का यूज करती है, तो ये सब मेजर्स जो है एज अ रिएक्शनरी तौर पे लिए जाते हैं। मतलब कि पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये सब चीज़ें अपनाई जाती है। बट जो डस्ट है वो कहीं नहीं जाती। डस्ट क्या होता है, जैसे कि व्हीकलर मूवमेंट की वजह से डस्ट जो है एक जगह से दूसरे जगह बस शिफ्ट हो जाती है। इसके बाद जो दिल्ली में अरावली का इकोसिस्टम है वो भी लगभग डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो वो एक बैरियर था जो कि पॉल्यूशन या बोले डस्ट को दिल्ली में आने से रोकता था। सो उस तरह के अगर इकोसिस्टम को अगर नुकसान पहुंचता है तो एक जो हमारा प्रोटेक्टिव गियर था वो भी खत्म हो जाता है। सो इस न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि अब डस्ट वगैरह कहाँ से आते हैं। तो जो रोड्स टूटे फूटे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है उसमें काफ़ी कमियां हैं, और सबसे मेन जो डस्ट का सोर्स है वो है कंस्ट्रक्शन। हालांकि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हमारे पास रूल्स हैं, लेकिन मेन प्रॉब्लम ये है कि हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसका पालन जो है ठीक ढंग से नहीं होता, और गवर्नमेंट जो है इसको इन्फोर्स कराने में भी वो सफल नहीं रही है। सो इसका मेन जो रीज़न है वो वीक इन्फोर्समेंट। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं उसका मेन वजह है वीक इन्फोर्समेंट। सो इस न्यूज आर्टिकल में ये सॉल्यूशंस भी इसी के अराउंड बताए गए हैं कि पहले तो हमें रोड ठीक करने होंगे, बिकॉज रोड पे ही डस्ट होते हैं, और व्हीकल मूवमेंट जब होता है तो डस्ट जो है एक जगह से दूसरे जगह वो पास ऑन हो जाते हैं। हमारे ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करना होगा। उसके बाद जो ग्रीन बेल्ट है लाइक अरावली इकोसिस्टम जो कि एक बैरियर की तरह काम करते हैं उसको फिर से रिस्टोर करना होगा। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इससे जो पार्टिकल्स इमिट होते हैं इसका जो है ऑडिट करना जरूरी है कि इससे कितना डस्ट पार्टिकल इमिट होता है। आगे न्यूज आर्टिकल में बताया गया है कि इसमें जो है पब्लिक है उसका पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है। आप अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज कीजिए, जैसे कि मोबाइल ऐप्स वगैरह। आप ऐप्स वगैरह अगर लोग इंस्टॉल करेंगे और इस तरह के जो रोड टूटे फूटे हैं उसका इन्फॉर्मेशन अगर गवर्नमेंट के पास जाएगा और उसको तुरंत ठीक किया जाए, बिकॉज डस्ट का एक वो भी सोर्स है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो गवर्नमेंट का वीक इन्फोर्समेंट है उससे रिलेटेड अगर ऐप में प्रोविज़न किया जाए, और इन्फोर्समेंट कहाँ वीक हो रहा है अगर उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाए, कहने का मतलब कि पूरी तरह से पब्लिक अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाए तो इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सकता है। सो इस न्यूज आर्टिकल में जो आप बहुत टाइम से सुनते हैं दिल्ली पॉल्यूशन, उसकी मेन वजह क्या है, उसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं, और मेन वजह ये वीक इन्फोर्समेंट जो है इसको आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अगेन एक्सप्लेन्ड पेज का है। केरला गवर्नमेंट के द्वारा एल्डरली पॉपुलेशन के लिए एक डिपार्टमेंट सेटअप किया गया है। सो ये न्यूज़ में है। सो ये क्या वजह है कि केरला गवर्नमेंट ने एक सेपरेट डिपार्टमेंट को सेटअप किया है, वो देखते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक, जो गवर्नमेंट रिपोर्ट है, केरला में जो एल्डरली पॉपुलेशन है जो कि 60 प्लस है, उनकी संख्या लगभग 16% है जो टोटल पॉपुलेशन है, और 2031 तक ये लगभग 20% हो जाती है। जबकि इंडिया में अगर इसका परसेंटेज देखें तो ये केवल 13% है। मतलब कि एल्डरली पॉपुलेशन केरला कंपेयर टू पूरे नेशन में केरला में ज़्यादा है। सो इस तरह के
स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने, केरला गवर्नमेंट ने ली है। अगेन जो डिपेंडेंसी रेशियो है, मतलब कि जो एल्डरली पॉपुलेशन जो अपने बच्चों पे डिपेंडेंट है, उनकी संख्या, उनका परसेंटेज जो है काफ़ी ज़्यादा है और ये 2011 से 2021 तक काफ़ी बढ़ा है। अब इसका रीज़न क्या है, केरला में एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा क्यों है? तो फर्स्ट रीज़न जो बताया गया है, टोटल फर्टिलिटी रेट केरला में 1.35 है, जबकि जो नेशनल फर्टिलिटी रेट है वो लगभग 2.1 के आसपास है। मतलब कि रिप्लेसमेंट रेट, जिससे पॉपुलेशन जो है नेक्स्ट रिप्लेस होगा, बट केरला में ये लगभग 1.35 है, तो ये 2.1 से तो बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो पहले की तुलना में बढ़ी है, सो एल्डरली पॉपुलेशन की संख्या बढ़ी है। उसके बाद जो केरला का एक इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे फैक्ट है वो है माइग्रेशन। जैसे कि आप जानते हैं, साउथ से लोग वेस्ट एशिया में माइग्रेट होकर के एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं, तो जो यंग पॉपुलेशन है वर्क के लिए माइग्रेट हो जाते हैं, और जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो चूज करते हैं इंडिया में ही रहना। और जो पॉपुलेशन माइग्रेट होकर के वर्क के लिए जाती भी है वो फिर वापस आती है, तो वो एज अ एल्डर के रूप में आती है, मतलब कि जब ओल्ड हो जाते हैं। सो एल्डरली पॉपुलेशन की संख्या इस वजह से केरला में बहुत ज़्यादा है, और उसकी एक वजह है माइग्रेशन। और इसमें भी इन एल्डरली पॉपुलेशन में जो वीमेन है उनकी संख्या ज़्यादा है, बिकॉज जो देखा गया है रिपोर्ट में कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी है जो वीमेन की वो ज़्यादा है, लगभग 78 ईयर्स, जबकि मेन की 71 ईयर्स है। और एक और जो फैक्ट इसमें शेयर किया गया है, वो कहा गया कि जो केरला है उसमें जो वर्कफोर्स है जो मनरेगा को चूज करते हैं उसमें लगभग 80 to 90% जो है वीमेन है, और उसमें एल्डरली पॉपुलेशन भी आता है। एल्डरली पॉपुलेशन के वेलफेयर के लिए ये डिपार्टमेंट सेट किया गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल अमेरिकन सैंक्शन से रिलेटेड है। इस न्यूज आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, ये एडिटोरियल पेज का है। इसमें डिस्कस किया गया है कि जो अमेरिकन सैंक्शंस लगाए जाते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस, सो इसका क्या इफेक्ट रहा है और क्या ये इफेक्टिव रहा है या नहीं, और इसका जो इम्पैक्ट है वो रियली किन लोगों पर पड़ता है। और क्यूबा जो कि एक नेबर कंट्री है यूएसए का, और 1959 के बाद यहाँ सोशलिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का अराइज हुआ था। सो क्यूबा और यूएसए के बीच में कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, इसको लेकर के ये डिबेट और टकरार चलता रहता है। सो ये न्यूज़ में है, और अभी कुछ स्टेटमेंट्स यूएसए गवर्नमेंट के द्वारा आए थे जो कि क्यूबा से रिलेटेड थे, कि क्यूबा को यूएसए गवर्नमेंट जो अपने अंडर में ले आएगी, बिकॉज यूएसए के इंटरेस्ट को वो हार्म कर रहा है। सो पहले हिस्ट्री जानते हैं। 1959 में फिडेल कास्ट्रो, इनके नेतृत्व में क्यूबा में सोशलिस्ट गवर्नमेंट आई, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद से यूएसए और क्यूबा के रिलेशंस जो है लगातार फ्लिप फ्लॉप होते रहे और स्ट्रेन में रहे। जैसा कि आप जानते हैं, यूएसए के द्वारा ईरान, रसिया, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाते हैं। वो ऐसा इसलिए, रसिया के तो आप जानते हैं यूक्रेन और पूरा मामला, नॉर्थ कोरिया अगेंस्ट साउथ कोरिया के अगेंस्ट, उसके बाद क्यूबा, वेनेजुएला, ये ऐसे कंट्रीज़ हैं जो यूएसए ये एलिगेशन लगाता है कि ये यूएस के जो नेशनल इंटरेस्ट हैं उसके अगेंस्ट काम करती है, और ये कम्युनिस्ट कंट्री जैसे चाइना, रसिया, इनके लिए काम करती है। और इस वजह से यूएसए के द्वारा कोर्सिव मेजर्स के रूप में, इनको फोर्स करने के रूप में, या इनके यहाँ रेजीम चेंज करने के लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए थे। अब क्या इन इकोनॉमिक सैंक्शंस का इफेक्ट हुआ है? तो जो मेन इम्पैक्ट है, क्या रेजीम चेंज हुए? रसिया, नॉर्थ कोरिया, इराक वॉर जो हुआ था वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को लेकर के, उसके बाद वेनेजुएला, अभी क्यूबा। सो इसमें बताया गया है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव था, और जो ये देखा जा रहा है कि इन इकोनॉमिक सैंक्शंस से जो आम लोग हैं, वहाँ के जो सिविलियंस है, उनको ये हार्डशिप झेलना पड़ता है। बिकॉज इससे क्या होता है, फ्यूल वगैरह इसका कांस्टेंट हो जाता है, जो वहाँ की इलेक्ट्रिसिटी है वो बाधित हो जाती है, फंड की वजह से हेल्थ केयर पे इफेक्ट पड़ता है, और
पूरी कंट्री, पूरी इकोनॉमी जो है उस कंट्री की सफ़र करती है, जिससे जो फाइनली जो बर्डन आता है वो सिविलियन पॉपुलेशन पे आता है। एक स्टडी के द्वारा, लांसेट के द्वारा एक स्टडी किया गया है, जिसमें इन इकोनॉमिक सैंक्शंस के द्वारा जो यूएसए के द्वारा लगाए गए हैं या फिर दूसरे कंट्रीज के द्वारा जो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाए गए हैं, लगभग 38 मिलियन डेथ्स हुए हैं 1970 से। सो इस जो आर्गुमेंट दिया जाता है ये कि ये इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए जाएंगे और फिर वहाँ के जो कंडीशंस है वो वर्स्ट होंगे और फिर लोग वहाँ पे अपराइज होंगे, मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट उठ खड़े होंगे और फिर रेजीम चेंज होंगे। तो ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है और पूरी कम्युनिटी और पूरे जो पब्लिक है वो सफ़र करती है और ये जो है इकोनॉमिक सैंक्शंस जो है इनइफेक्टिव साबित होते हैं। सो इस न्यूज़ आर्टिकल में इकोनॉमिक सैंक्शंस को लेकर के जो डिस्कशन की गई है तो उसके क्या इफेक्ट है, कुछ एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। आप इसको मेंस एज अ मेंस पॉइंट के रूप में ऐड कर सकते हैं कि इनका क्या इफेक्ट है, और कुछ एग्जांपल्स इस आर्टिकल में जो दिए गए हैं उसको आप नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल। नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल नेशन पेज का है। अभी जो क्वाड ग्रुप हैं उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होने वाली है, सो ये न्यूज़ में है। और मार्को रूबियो यूएसए के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इंडिया में आए हुए हैं और दूसरे कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स भी आए हुए हैं। सो क्वाड से रिलेटेड जो डिटेल्स है, जो फैक्ट्स है वो आपको ध्यान रखने चाहिए और डिस्कशन का मेन पार्ट क्या है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो क्वाड एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक ग्रुप है। इनफॉर्मल कहने का मतलब कि वैसा ग्रुप जो कि फॉर्मली इस्टेब्लिश न किया गया हो। जैसे कि आप एक ग्रुपिंग को देख ले, नाटो को देख ले, यूएन का देख ले, इनका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, चार्ट है। सो इसको जो है फॉर्मली इस्टेब्लिश किया गया है, बट क्वाड जो है ये एक इनफॉर्मल स्ट्रेटजिक ग्रुप है। इसको 2007 में जो जापान के तब के प्रधानमंत्री शिंजो आबे थे उनके द्वारा ये प्रपोजल दिया गया था और 2007 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद कुछ समय तक ये डिफरेंट रीजन्स की वजह से ये डिसफंक्शनल रहा और उसके बाद 2017 में इसको फिर से रिवाइव किया गया। इसका जो मेन मकसद है, इसका जो मेन पर्पस है वो इंडो पैसिफिक ओशन में मैरीटाइम सिक्योरिटी, रूल बेस्ड ऑर्डर, रेजिलियंट सप्लाई चेन और डिजास्टर रिलीफ। ये 2004 में जब सुनामी आया था तो जो इंडो पैसिफिक में कंट्रीज है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इनको भारी नुकसान हुआ था। सो इस तरह के ग्रुपिंग जो कि डिजास्टर रिलीफ के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और फिर यूएसए एक ग्रुप बनाया गया था। सो क्वाड में कौन कौन से कंट्रीज है ये तो इम्पोर्टेंट है ही है। इसको कब इस्टेब्लिश किया गया था ये पूछा जा सकता है। मल्टीपल ऑप्शन में ये दिया जा सकता है कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, इसका पर्पस क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो ये थे आज के इम्पोर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स। आई होप आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।